शुभोदय। मेरा नाम आर गायत्री बाई है। मैं सौंदर्य महाविद्यालय का हिंदी उपन्यासिका हूँ। मैं पिछले कक्षा में तुम्हें आवारा मसीहा का द्वितीय पर्व दिशा की खोज पढ़ाई थी। अब तीसरा यानी अंतिम पर्व दिशांत पढ़ाने जा रही हूँ। एक दिन अधिकारी नामक एक सज्जन ने अपनी पुत्री मोक्षदा से विवाह करने के लिए कहा। तो अधिकारी नामक व्यक्ति क्या करता है, वो शरत चंद्र सिंह का अच्छा गुण देखकर वो क्या करता है, मोक्षदा को उसको मोक्षदा से वो विवाह करने के लिए कहा। शरत इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसी समय उनको ज्वर हो गया। तो वो पहले शादी होने के बाद उसकी पत्नी और पुत्र मर चुके थे ना, उसी से वो दुखी होकर दूसरा शादी करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तब तक क्या हो जाता, उसकी बहुत बड़ा तेज बुखार हो गए। अधिकारी की बेटा मोक्षदा ने उनकी खूब सेवा की। जब शरत का ज्वर शांत हुआ तब उन्हें अचानक देखा कि मोक्षदा उनके सिरहाने बैठी है। तो खूब ज्वर होने से क्या होता है, वो मोक्षदा नामक लड़की उनके सिरहाने मीन्स सिर के पास बैठकर उसकी सेवा की। जब वो ज्वर से मुक्त हो जाते हैं, देखते हैं वो मोक्षदा उनका सेवा की। पिता के कृष्णदास बोले, यदि तुम्हारी इच्छा मेरी बेटी से विवाह करने की नहीं है तो मुझे कुछ रुपये दे दो ताकि मैं अपने देश वापस चला जाऊँ। तो मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना अच्छा नहीं लगने से तुम मुझे कुछ रुपये दे दो, मैं उसको लेकर मैं अपना गांव चला जाता हूँ जाकर अपनी पुत्री का विवाह कर सको। शरत के पास धनाभाव था, तो मैं तुम जो भी पैसा देता है उसको लेकर मेरा बेटी को भी लेकर मैं गांव चला जाऊंगा। किंतु उस स्थिति में शरत के पास धन का अभाव था। अतः वे कृष्णादास को अपनी कन्या से शरत के पास छोड़कर चुपचाप कलकत्ता चले गए। जब उसके पास धन का अभाव पता होने से वो आदमी क्या करता है, अपनी बेटी मोक्षदा को शरत के पास ही छोड़कर वो अकेला चला जाता है। मोक्षदा जीवन भर शरत बाबू के साथ रही। वो शरत की गृहस्थी को बड़े अच्छे ढंग से चलाती थी। शरत चरित्रहीन नामक उपन्यास लगभग पूरा कर चुके थे। वे नारी इतिहास प्रबंध पूरा करने में जुटे हुए थे। वो जिस चरित्रहीन नामक रचना कर रहे थे तब तक वो लगभग पूरा हो चुके थे। उतने में उन्होंने क्या किया, नारी इतिहास प्रबंध पूरा करने के में तल्लीन हो गए। अचानक एक संध्या को उनको घर में आग लग गया। तो उनके घर में अचानक एक बार क्या होता है, अग्नि का अवगढ़ हुई। इस आग में शरत की महीनों की मेहनत स्वाह हो गया। वो मेहनत से जितना पुस्तकों का रचना की सब वो आग में स्वाह हो गया। इसी समय वे अनुभव करने लगे कि हृदय रोग ने उनको घेर लिया है, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बार उन्होंने चाय का एक स्टॉल भी लगाया। तो उन्होंने जितना हमें प्राप्त होना है उतना ही प्राप्त होगा ऐसा सोचकर वो क्या करते हैं, वो जो भी नष्ट हुआ उसके ऊपर वो कभी नहीं ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा चाय का दुकान रखा, परंतु उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली। थोड़े दिनों के बाद शरारत कलकत्ता लौट आए और कहानियाँ लिखकर छपवाने। तो उन्होंने क्या किया, उस चाय के दुकान में उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो वो क्या करते हैं, कुछ ही दिनों में वो कलकत्ता लौट आए और कहानियाँ लिखकर छपवाने लगे। उनकी कहानियाँ यमुना परिश्रम में प्रकाशित होती थी। कलकत्ता के लोगों ने शरत का हृदय से स्वभाव किया। मीन्स वो उनका कहानी पढ़ने से वो कहानी इतना अच्छा लगता था कि पढ़ने वाले लोग उसको बहुत प्रशंसा करने लगे। कुछ ही समय में बुरे दिन बीत गए और अच्छे दिन आ गए। तो उनका जो भी कष्ट का दिन वो बीत गए और सुख का दिन आ गए। उनकी कृतियाँ लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। श्रीकांत, देव चरित्रहीन, काशीनाथ आदि पुस्तकों के प्रकाशित होते ही शरत उच्च कोटि के लेखक जाने
जाने माने लगे। मीन्स वो जो भी रचनाएं थी वो श्रीकंठ हो सकता है, देवदर हो सकता है, चरित्रहीन, काशीनाथ आदि पुस्तकों को छपवाने से लोग उसको पढ़ पढ़ कर वो उच्च कोटि के लेखकों में एक हो गए। उनकी कहानियाँ छपती रही। श्रीकांत, स्वामी, दत्ता, गृहदा, आमार, आश्रय आदि रचना से बंगाली साम्राज्य में धूम मच गए। तो उनकी जो भी कहानियों का रचना हुआ वो उसको छपवाने से उसका धूम मच गई, धूम मच गई। लोग उनकी रचनाओं की प्रशंसा करने लगे। इसी समय शरद के देश में राजनीति का उथल पुथल होने लगी। वे खोजने लगे कि रणनीति की इस क्रांति में मुझे भी भाग लेना चाहिए। तो राजकीय व्यवस्था का उथल पुथल मचने लगे तो उसका मन उसको बोलने लगा कि वो भी राजनीति में शामिल हो। राजनीति की इस क्रांति में मुझे भी भाग लेना चाहिए। ये देश के गरम दल की ओर झुक गए। वे लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे। वे कहते थे कि यदि सभी देशवासी मिलकर अंग्रेजी के विरुद्ध हो जाए तो अंग्रेजों ने 24 घंटे में देश छोड़ देना पड़ेगा। तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के लोकमान्य तिलक के शिष्य बन गए। उनका कहना था कि इस भारतवासी सब एकत्रित होकर वो अंग्रेजों का मुकाबला करने से अंग्रेजों ने 24 घंटे में इस भारत को छोड़कर भाग जाते हैं। तो घंटे में देश छोड़ देने का पड़ेगा। शरद को लगे विशेष आनंद, इसमें वो चर्चा करने में विशेष आनंद उनको मिलते थे। वे काफ़ी मेहनत सूत काटना जानते थे, वो सूत काटना सीख लिए थे। उनकी धारणा था कि काटने से स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। मीन्स विदेश का जो भी सौदा है उसको हम इस्तेमाल करने से हमें कभी स्वतंत्र नहीं मिलेगा। कभी नहीं। स्वराज्य पाने के लिए लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा। वे रविंद्रनाथ टैगोर की भी प्रशंसा करते थे, परंतु उन्हें इस बात का दुख था कि रविंद्रनाथ ने मजदूरों के लिए असहयोग आंदोलन का साथ नहीं दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु उन्होंने क्या किया, वो असहयोग आंदोलन में साथ नहीं दिया था। इस कारण उन्होंने रविंद्रनाथ के प्रति कुछ नाराजगी भी दिखाई। तो जब उन्होंने असहयोग आंदोलन में साथ नहीं देने से शरद को उसके ऊपर गुस्सा भी थी। वैसे शरद ने सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लिया क्योंकि उनका मन एक स्थान पर लगता ही नहीं था। तो सक्रिय रूप से वो देश की स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए भाग नहीं लेता था क्योंकि उसका मन बहुत बड़ा चंचल था। वे सत्याग्रह के पक्षपाती भी नहीं थे क्योंकि कारागार से रहकर उनकी स्वतंत्रता का हरण हो सकता था। दूसरे जेल में तंबाकू खाने की व्यवस्था भी नहीं हो सकती थी। तो उनको तंबाकू खाने का शौक था। जब भी वो जेल जाते थे वहाँ तंबाकू खाने का व्यवस्था नहीं था। इस प्रकार शरद अपनी कहानियों में ही राजनीति की बातें लिख दिया करते थे जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता था। मीन्स वो जो भी रचना करते थे, स्वतंत्रता के बारे में रचना करते थे, उसको पढ़ने वालों को उसको सीधा प्रभाव, उसका असर उसके ऊपर पड़ता था। शरद चाहते थे कि देश से जमींदारी प्रथा समाप्त हो। तो पुराने ज़माने में जो भी ज़मींदारी का प्रथा मीन्स सिस्टम था वो दूर हो, क्योंकि ज़मींदारी कृषकों का शोषण करते हैं। क्योंकि ज़मींदारों क्या करते हैं, गरीब असहाय किसानों का शोषण करते थे। इसे देखकर शरद का हृदय रो उठता था। उन्होंने ज़मींदारी प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई और कहा एक दिन ये प्रथा अवश्य समाप्त होगी। तो इस ज़मींदारी प्रथा के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन ये प्रथा समाप्त होगी। उनकी भविष्यवाणी सत्य निकाली। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो
कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। वो उनका जो भी सपना था, उसका सपना क्या था? जमींदारी को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना। तो जब देश को स्वतंत्र 1947 में देश को स्वतंत्र मिला, प्रथम पहला पहल वो जमींदारी का प्रथा को उन्होंने क्या किया? समाप्त किया। शरद ने पतेरी धाबी नामक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए नए संदेश देने की बात कही है। वो पतेरी धाबी नामक एक नामक उपन्यास लिखा, उसमें वो क्रांतिकारियों को मार्गदर्शन देने वाला वचन लिखा है। वे क्रांतिकारियों के विचारों का आदर करते थे। उनका कहना था कि भारत में स्वराज्य की प्रति क्रांति के द्वारा ही हो सकती है। जब देश में क्रांति होती है तब हमें हमारा देश को स्वतंत्र जरूर मिलेगा, अहिंसा से नहीं। तो तुम्हें पता है कि महात्मा गांधी जी 21 दिन उपवास करके अहिंसा के द्वारा देश को स्वतंत्र दिलाया था, किंतु वो जमाने में वो कहता था कि अहिंसा द्वारा हम देश को स्वतंत्र नहीं ले सकते। यद्यपि वे गांधी जी के विचारों के विरोधी नहीं थे, तथापि उन्हें क्रांतिकारी विचारों से एक प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। हम ऐसा नहीं बोल सकते थे कि वो गांधी जी के विरोधी है, ऐसा नहीं। वो गांधी जी के बारे में बहुत उसको इज्जत थी, किंतु वो क्रांति के विचारों से ही एक प्रकार का उसको आनंद प्राप्त होता था। वे गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की सहायता भी करते थे। जो भी क्रांतिकारी भगत सिंह ऐसे लोगों को वो गुप्त रूप से सहायता भी करते थे। एक दिन उन्हें देशबंधु ने देशावसना का समाचार मिला। इस समाचार ने उनको बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब उनका मन राजनीति से उचट खाने लगा। जब क्रांतिकारियों का भी जब हत्या हो जाती है, वो दुख का समाचार जब उसको पता चलता है, तब वो राजनीति से उसका मन बदल गया। उधर अंग्रेज सरकार के पास पतेर धाबी पुस्तक की सूचना पहुंची, तो सरकार ने इनकी पुस्तकों को जब्त कर ली। तो उन्होंने क्रांतिकारियों के मन में उत्साह दिलाने के लिए जो भी पतेर धाबी नामक उपन्यास लिखा था, उसके पता चलने से अंग्रेजों ने क्या किया? उसको भी जब्ती कर ली। लेकिन इस समय तक पतेर धाबी बंगाल के घर घर में पहुंच चुकी थी। जब तक वो उसको जब्ती नहीं किए थे, तब तक वो यहाँ इसमें बंगाल के घर घर में वो कहानी लोग पढ़ चुके थे। जब पुलिस उनके घर में तलाशी लिए आई तो उसे पतेरी धाबी की एक प्रति भी नहीं मिली। जब उनको पता चला कि इसका रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है, तो उन्होंने क्या करते, उनके घर में तलाशी लेने के लिए जब आते हैं, उसका एक भी प्रति यानी एक भी कॉपी उनको नहीं मिली। इससे सिद्ध होता है कि उनके विचारों को लोग सुनने चाहते थे। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया था। जब वो बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में उनको कैंसर नामक एक रोग हो गया था, परंतु वे अपने रोगों की कभी चिंता नहीं करते थे और कैंसर के कारण भी उन्होंने अपने मन को छोटा नहीं किया। तो हमें छोटा सा एक ज्वर या बुखार, सर्दी, जुकाम होने से हम बहुत डर जाते हैं, किंतु इतना बहुत बड़ा बीमारी यानी कैंसर होने के कारण भी उसके बारे में वो कभी नहीं चिंता भी की और अपना मन भी छोटा नहीं किया। जब कभी लोग उनसे बीमारी के बारे में पूछते तो कह देते कि रोग अपना काम करता है और मुझे अपना काम करना छोड़ो। जब भी लोग उनका जो भी प्रशंसक होते हैं उनके पास आके तुम इस ऐसा बीमारी का शिकार हो गई है, तुम उस देखभाल करो, ऐसा सभी बोलने से वो कहता है रोग उसका काम करता है और मैं मेरा काम करने के लिए तुम छोड़ दो, ऐसे बोलते थे। शरीर है तो बीमारी भी आएगी। डॉक्टरों ने उनसे तंबाकू छोड़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन वे अंतिम समय तक तंबाकू खाते रहे। तो तंबाकू बचपन से ही वो तंबाकू खाता था ना, इसलिए ये रोग आ गया। जब उस रोग आने से वैद्यों की सलाह ये होती है कि तुम तंबाकू को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ो, किंतु उन्होंने जब तक जीवित था तब तक वो तंबाकू खाना छोड़ नहीं दिया। शरीर है लेकिन वे अंतिम समय तक तंबाकू खाते रहे।
कुछ लोगों की इच्छा थी कि वे कैंसर का ऑपरेशन करा ले, परंतु उनके पास धनाभाव था। फिर भी कुछ मित्रों ने उनको एक अस्पताल में भर्ती करा दिया, तो ऑपरेशन करवाने से वो ठीक हो जाएगा ऐसा डॉक्टर ने बताया था, किंतु ऑपरेशन करवाने के लिए उनके पास धन का अभाव था। जबरदस्ती उनके कुछ मित्रों ने क्या करता है, उनको एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन जब उन्हें देखा कि वे किसी भी दशा में अस्पताल के नियमों के अनुसार नहीं रह सकते, तो वे अस्पताल से अपने घर चले आए। तो अस्पताल जब भर्ती हो जाते हैं, उनका कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन नियमों को वो पालन नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, अस्पताल से घर वापस आए। सन 1938 की 16 जनवरी के दिन उन्होंने ये धरती छोड़ दी। मीन्स 1938 की 16 जनवरी उनकी मृत्यु हो गई। ये आवारा मसीहा का सारांश है। धन्यवाद।